आज हम बात करते हैं इंसुलिन एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जिनका यूज डायबिटीज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल करने में होता है। डायबिटीज को हिंदी में मधुमेह एंड शुगर कहते हैं। डायबिटीज में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म एंड कन्वर्जन नहीं हो पाता है क्योंकि इंसुलिन हार्मोन्स का रिलीज कम होता है या फिर इंसुलिन हार्मोन्स का रिलीज नहीं होता है, या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है जिसकी वजह से ग्लूकोज का या फिर शुगर का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है और बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज लेवल को हाइपर ग्लाइसेमिया कहते हैं। तो हाइपर ग्लाइसीमिया क्या है? एक बढ़ा हुआ ब्लड ग्लूकोज लेवल, यह इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल कॉल्ड हाइपर ग्लाइसीमिया। तो अगर इंसुलिन का रिलीज नहीं होता है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है जिसकी वजह से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है और डायबिटीज हो जाती है। तो याद रखना है, डायबिटीज में इंसुलिन का रिलीज स्टॉप हो जाता है या फिर कम होता है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है जिसकी वजह से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है और ब्लड ग्लूकोज वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और इसे हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं। डायबिटीज मेलाइटस की बात करें तो डायबिटीज मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या फिर डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये डायबिटीज कोई डिजीज नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आखिर क्यों है? क्योंकि इसमें ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है और ना ही ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट हो पा रहा है, इसीलिए इसे एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा जाता है। तो डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है करेक्टराइज बाय हाइपर ग्लाइसीमिया, ग्लाइकोस यूरिया इंक्रीज यूरिया लेवल एंड हाइपर लिपिडीमिया इंक्रीज लिपिड लेवल, नेगेटिव नाइट्रोजन वैलेंस। एंड डायबिटीज टू टाइप की होती है, टाइप 1 टाइप 2। जैसे कि अगर नॉर्मल बात करें तो ग्लूकोज की जो मात्रा को कंट्रोल करता है इंसुलिन। जितनी ज़्यादा अगर ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा है तो ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन का सिक्रेशन होता है और ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है इंसुलिन। मगर डायबिटीज़ की बात करें तो टाइप 1 और टाइप 2 दो प्रकार की डायबिटीज़ होती हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन का रिलीज होता है तो बहुत कम होता है या फिर नहीं होता है, जिससे कि ये कंट्रोल या फिर जो नॉर्मल लेवल ग्लूकोज का रहना चाहिए बॉडी में वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और ये टाइप 1 डायबिटीज़ की कंडीशन में आ जाता है। अगर इंसुलिन का रिलीज कम मात्रा में होता है या फिर इंसुलिन का रिलीज नहीं होता है तो उसे टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। और टाइप 2 की बात करें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज में जो रिस्क फैक्टर हैं जैसे कि एज एज का भी एक रिस्क फैक्टर रहता है एंड ओवर ईटिंग रिस्क फैक्टर है एंड हाई शुगर डाइट या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर शुगर डाइट लेते हैं तो ये भी एक रिस्क फैक्टर रहता है, हाई शुगर डाइट। एंड जैसे कि ये जो फास्ट फूड हैं या फिर जंक फूड हैं, ऑयली फूड हैं, ये भी रिस्क फैक्टर होते हैं डायबिटीज़ के। एंड ओबिसिटी, ज़्यादा ओबिसिटी या फिर ज़्यादा फैटी
ज़्यादा मोटापा एक रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ मेलाइटस का। डायबिटीज़ मेलाइटस के चांस रहते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें कि सतर्क रहने की ज़रूरत है। सतर्क रहने की बात करें तो जैसे कि डाइट पे कंट्रोल करना है। डाइट में ज़्यादा शुगर डाइट नहीं लेनी है, शुगर फ्री डाइट लेना है और अवॉइड करना है जंक फूड एंड फास्ट फूड, ऑयली फूड, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। और भी चीज़ें हैं आगे डिस्कस करेंगे। इसे चेक कैसे कर सकते हैं? शुगर को अगर ब्लड शुगर लेवल चेक करना है तो ब्लड सैंपल के थ्रू डिवाइस की हेल्प से इसे चेक कर सकते हैं कि कितना ब्लड शुगर लेवल है। ये रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ डायबिटीज़। दो टाइप की डायबिटीज़ थी, तो हम नंबर 1 जो टाइप 1 है डायबिटीज़ उसकी बात करते हैं अभी। टाइप 1 डायबिटीज़ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ये इंसुलिन पे डिपेंडेंट होती है। तो इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस देखे गए हैं ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून में क्या होता है, एक जो बॉडी है वो अपने ही ऑर्गन को या टिश्यू को डैमेज करने के लिए एंटीबॉडी बना लेती है। ऑटो इम्यून में यही देखा गया है। तो एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय कर देती है बीटा सेल्स को। बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करने पर जो इंसुलिन हार्मोन्स का रिलीज है वो कम हो जाता है या फिर उसकी सिंथेसिस कम हो जाती है। तो याद रखना है जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ इसे बोलते हैं। तो इसमें जो बीटा सेल्स है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है या जो बीटा सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं एंटीबॉडी के थ्रू। और इसमें जो इंसुलिन का रिलीज होता है वो बहुत कम हो जाता है या फिर इंसुलिन का रिलीज स्टॉप हो जाता है। इसमें बहुत कम ही चांस रहते हैं, जैसे कि लो डिग्री ऑफ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। लो डिग्री ऑफ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मतलब कि जेनेटिक जो फैक्टर हैं बहुत कम ही इन्वॉल्व हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हेल्थी बीटा सेल्स, एक जो फर्स्ट डायग्राम है हेल्थी बीटा सेल्स एंड सेकंड टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें कि जो डायबिटीज़ में जो टाइप 1 डायबिटीज़ है इसकी जो सेल्स हैं जो बीटा सेल्स हैं वो लगभग डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, बहुत कम ही बची हैं इन कंपैरिजन ऑफ हेल्थी बीटा सेल्स। तो आप देख सकते हैं हेल्थी बीटा सेल्स बहुत ज़्यादा है, मतलब कि नॉर्मल मात्रा में है, लिमिट में है। मगर टाइप 1 डायबिटीज़ में जो हेल्थी बीटा सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, जिनकी वजह से इंसुलिन हार्मोन्स का सिंथेसिस कम होगा और रिलीज भी कम होगा या फिर इंसुलिन हार्मोन्स का रिलीज नहीं होगा। जैसे कि हम नॉर्मल अगर बात करें तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है तो पैनक्रियास रिलीज करता है इंसुलिन हार्मोन्स, जिससे कि जो इंसुलिन हार्मोन्स है वो बाइंड होता है सेल्स से। और इसके बाद जैसे कि सेल्स जो जैसे कि लिवर की सेल्स हैं उनसे, और फिर मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू की सेल्स हैं उनसे बाइंड होता है, तब इसका कन्वर्जन होता है, ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और स्टोर हो जाता है। जैसे कि नॉर्मल आप प्रोसेस इसमें देखा जा रहा है, जैसे कि इंसुलिन जो हार्मोन्स है वो रिसेप्टर से बाइंड होता है और रिसेप्टर से बाइंड होने के साथ जो सेल्स हैं इंसुलिन के जो इंसुलिन जैसे ही बाइंड होता है तो ये एक प्रतिक्रिया करती हैं जिसकी वजह से जो रिसेप्टर होता है इंसुलिन इंसुलिन नहीं ग्लूकोज जो रिसेप्टर होते हैं या ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हैं होते हैं वो ओपन हो रहे हैं। आप देख सकते हो जैसे इंसुलिन
हार्मोन्स रिसेप्टर से बाइंड होता है, एक सिग्नल मिलता है और सिग्नल सेल देती है, तो जिसकी हेल्प से ग्लूकोस जो रिसेप्टर है या फिर ट्रांसपोर्टर है वो ओपन हो जाता है, और उसके ओपन होते ही ग्लूकोस एंटर कर जाता है इन सेल्स। आप देख सकते हैं ग्लूकोस एंटर कर रहा है इन सेल्स। इंसुलिन हार्मोन्स जब रिसेप्टर से बाइंड होगा तब ग्लूकोस रिसेप्टर ओपन होगा और ग्लूकोस एंटर कर जाएगा इन सेल। अगर इंसुलिन हार्मोन्स रिसेप्टर से बाइंड नहीं होता है तो ये ग्लूकोस रिसेप्टर या फिर ग्लूकोस ट्रांसपोर्टर ये नहीं ओपन होगा और ग्लूकोस अंदर नहीं जा पाएगा सेल के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज मलाइटस, जिसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटस कहते हैं। इसमें बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, बीटा सेल डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं, मॉडरेट रिडक्शन हो जाता है इन बीटा सेल्स मास, एंड कोई भी इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है टाइप 1 में। एंड इसमें जो ग्लूको रिसेप्टर है उसकी एबनॉर्मलिटी हो जाती है, एंड इंसुलिन सिक्रेशन इम्पेयर्ड होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। रेजिस्टेंस की बात करें तो जो जैसे कि लिवर सेल्स हैं या फिर मसल सेल्स हैं या फिर एडिपोज टिश्यू सेल्स हैं, तो इंसुलिन बाइंड होता है सेल से, एंड जो सेल्स रिसेप्टर से जैसे ही बाइंड होता है, सेल के रिसेप्टर से इंसुलिन बाइंड होता है, तो जो सेल्स हैं वो रिस्पॉन्स नहीं करती हैं इंसुलिन के लिए, जिसकी वजह से वो सिग्नल नहीं भेजती हैं और ग्लूकोस रिसेप्टर या ट्रांसपोर्टर ओपन नहीं होते हैं, और जिनकी वजह से जो ग्लूकोस है वो इनसाइड सेल के नहीं आ पाता है। जैसे कि आप एक बार फिर से समझिएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करें तो सेल्स नॉट रिस्पॉन्स वेल फॉर इंसुलिन, मतलब कि जो सेल्स हैं वो अच्छे से प्रतिक्रिया नहीं करती हैं किसके लिए, इंसुलिन के लिए, जिसकी वजह से इंसुल जिसकी वजह से ग्लूकोस ट्रांसपोर्टर ओपन नहीं होते हैं या फिर ग्लूकोस को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं और ग्लूकोस एंटर नहीं कर पाता है इनसाइड ऑफ सेल्स। तो याद रखना है, टाइप 2 डायबिटीज जो होती है इसमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करें तो जो सेल्स होती हैं जैसे कि मसल्स हैं, एडिपोज टिश्यू है, लिवर हैं, इनकी जो सेल्स हैं वो रिस्पॉन्स नहीं करती हैं, अच्छे से रिस्पॉन्स या फिर अच्छे से प्रतिक्रिया नहीं करती हैं फॉर इंसुलिन। ठीक है, अच्छे से प्रतिक्रिया नहीं करती हैं फॉर इंसुलिन, जिसकी वजह से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म एंड अपटेक नहीं हो पाता है और ग्लूकोज एंटर नहीं कर पाता है इनसाइड ऑफ सेल्स। इसे याद रखना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब जो मसल्स हैं, एडिपोज टिश्यू हैं, लिवर हैं, इनकी जो सेल्स हैं इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड होगा मगर सेल्स जो है रिस्पॉन्स नहीं करती हैं इंसुलिन के लिए, अच्छी तरीके से इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया नहीं करती हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज का अपटेक नहीं होता है इनसाइड ऑफ सेल्स और
ग्लूकोज की मात्रा इंक्रीज हो जाती है इन ब्लड। तो इसे याद रखना है। और इसमें जो देखा गया है जेनेटिक इन्फ्लुएंस कुछ इन्वॉल्व होते हैं जो कि रीजन बनते हैं डायबिटीज मेलाइटस का। जेनेटिक इन्फ्लुएंस रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज मेलाइटस। 2. And obesity, overeating and underactivity and aging are the main risk factor of diabetes mellitus। जैसे कि कॉजेस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन रेजिस्टेंस। जैसे कि मैंने बताया था कि जो सेल्स होती हैं वो रिस्पॉन्स नहीं करती हैं, वो प्रतिक्रिया अच्छे से नहीं करती हैं फॉर इंसुलिन। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि ये जो इंसुलिन है बाइंड होता है रिसेप्टर से, मगर सेल्स प्रतिक्रिया नहीं करती हैं, अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करती हैं, नॉट वेल रिस्पॉन्स फॉर इंसुलिन, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज रिसेप्टर होते हैं या ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं उनकी ओपनिंग नहीं होती है और ग्लूकोज एंटर नहीं कर पाता है इनसाइड ऑफ सेल्स। तो याद रखना है जैसे कि यहाँ ये ग्लूकोज बाइंड हो रहा है रिसेप्टर से, इंसुलिन बाइंड हो रहा है रिसेप्टर से, आप देख सकते हैं, मगर कोई भी सेल रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, जिसके कारण जो ग्लूकोज रिसेप्टर हैं वो ओपन नहीं हो रहे हैं या फिर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ओपन नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज एंटर नहीं कर पा रहा है इनसाइड ऑफ सेल्स। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक नॉर्मल प्रोसेस की बात करें तो इंसुलिन सबसे पहले बाइंड होता है रिसेप्टर से। आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले इंसुलिन बाइंड होगा रिसेप्टर से। बाइंड होने के बाद सेल्स एक सिग्नल ट्रांसफ़र करती है, सिग्नल ट्रांसफ़र करेगी ग्लूकोज रिसेप्टर को। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये ट्रांसफ़र करेगी सिग्नल ग्लूकोज रिसेप्टर को और ग्लूकोज रिसेप्टर ओपन हो जाएगा। देखिएगा अब एक सिग्नल गया ग्लूकोज रिसेप्टर को और सिग्नल जाते ही ग्लूकोज रिसेप्टर या ट्रांसपोर्टर ओपन हो जाता है और आप देखिएगा इसके जाते ही ये ग्लूकोज जो आउटसाइड सेल के है वो इनसाइड ऑफ सेल के आ जाता है। तो रेजिस्टेंस में की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस में जो ग्लूकोज जो इंसुलिन है वो रिसेप्टर से बाइंड होता है, मगर जो सेल्स हैं वो कोई भी रिस्पॉन्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को या रिसेप्टर को नहीं देती हैं, जिसकी हेल्प से ग्लूकोज इनसाइड ऑफ सेल के आ सके। अब हम बात करते हैं इंसुलिन क्लासिफिकेशन। इंसुलिन की ज़रूरत टाइप 1 डायबिटीज़ में जो होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इसलिए होती है क्योंकि वहाँ जो इंसुलिन का रिलीज है बहुत कम होता है या फिर होता नहीं है, इसलिए टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है उसमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1 रैपिड एक्शन इंसुलिन। रैपिड एक्शन की बात करें तो इसमें इंसुलिन एस्पार्टेट, एंड शॉर्ट एक्शन की बात करें तो इंसुलिन रेगुलर, एंड इंटरमीडिएट एक्शन की बात करें तो इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, एंड लॉन्ग एक्शन की बात करें तो इंसुलिन गिलार्जिन। एक्शन ऑफ इंसुलिन। एक्शन ऑफ इंसुलिन की बात करें तो नंबर 1 लिवर, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ग्लाइकोजन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है जब ग्लूकोज का अपटेक इंक्रीज हो जाएगा, एंड इनहिबिट होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस जीनोलाइसिस या फिर ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस या फिर ग्लाइकोजीनोलाइसिस दोनों ही प्रोसेस स्टॉप हो जाते हैं, एक ही हैं दोनों प्रोसेस। जैसे कि जो
ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन है स्टोर या फिर प्रोटीन है, उसका ग्लाइकोजन में ग्लूकोज में कन्वर्जन को ये रोकता है। तो सबसे पहले याद रखना है लेबर के, अगर इसके एक्शन की बात करें इंसुलिन के, तो इंसुलिन इंक्रीज करेगा ग्लूकोज अपटेक एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड इनिबिट करेगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोजिनेसिस। नंबर 2, मसल्स increase glucose uptake and utilization. Number 3, adipose tissue increase glucose uptake and storage as fat and glycogen। जैसे कि ग्लूकोज के अगर स्टोरेज की बात करें तो ये मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू एंड लिवर में इसका स्टोरेज होता है और ग्लूकोज कन्वर्ट होता है एनर्जी। जैसे कि आप देख सकते हो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो लोअर करते हैं या कम करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड ओरली इफेक्टिव होते हैं। तो याद रखना है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स लोअर करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड आर इफेक्टिव ओरली। इफेक्टिवली ओरली, ओरल रूट से लिए जाते हैं ज़्यादातर। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, नंबर ए इनहांस इंसुलिन सिक्रेशन सल्फोनाइल यूरियास, फर्स्ट जनरेशन टॉलब्यूटामाइड, सेकंड जनरेशन जिलीबेनक्लामाइड। नंबर 2 मिग्लिटिनाइड एंड फेनाइल एलानिन एनालॉग, रिपाजिलिनाइड, नेट जिलिनाइड। नंबर 3 ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, एक्सनाटाइड, लीराग्लूटाइड। नंबर 4 डाईपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज 4 इनिबिटर, सीटाजिलिप्टिन, विल्डाजिलिप्टिन। नंबर बी ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस। याद रखना है जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग जो हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज होते हैं, और मैंने बताया था जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं, और इसमें इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करें तो जैसे कि सेल्स है, रिसेप्टर से इंसुलिन बाइंड होता है मगर सेल्स रिस्पॉन्स नहीं करती हैं फॉर इंसुलिन के लिए, जिसकी वजह से सिग्नल नहीं जा पाता है और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ओपन नहीं होते हैं, और जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है इनसाइड ऑफ सेल्स के नहीं आ पाता है, आउटसाइड ऑफ सेल के रहता है। तो जैसे कि ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसमें वेगोनाइड कैटेगरी में मेटफॉर्मिन ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। एंड सी मिसलेनियस एंटी डायबिटिक ड्रग्स, जिसमें अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर, एकार्बोस, मिग्लिटोल एंड बोगलीबोस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सल्फोनाइल यूरियास। तो सल्फोनाइल यूरियास सबसे पहले इनिवेट करेगी एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन हो जाता है। मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन कॉजेज करता है कैल्शियम चैनल ओपनिंग। तो याद रखना है, तो फर्स्टली जो सल्फोनाइल यूरियास होगी वो इनिवेट करेगी एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन हो जाएगा, और मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर
ओपनिंग कैल्शियम चैनल, कैल्शियम चैनल की ओपनिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा और कैल्शियम स्टिमुलेट करता है इंसुलिन सिक्रेशन। तो याद रखना है, सल्फोनाइल यूरिया सबसे पहले इनिवेट करेगी एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन हो जाएगा और मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग कैल्शियम चैनल, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा इंट्रासेलुलर कैल्शियम और कैल्शियम स्टिमुलेट करता है इंसुलिन सिक्रेशन। जैसे कि सेकंड अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कुछ शॉर्ट में, सल्फोनाइल यूरिया के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सल्फोनाइल यूरिया सबसे पहले रिसेप्टर से बाइंड होता है ड्रग, और उसके बाद ये ब्लॉक करता है एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, और इसके ब्लॉक करने से कॉजेस डीपोलराइजेशन एंड इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू बीटा सेल्स। बाय दिस स्टार्ट degranulation and increase release of stored insulin from beta cells। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जो सल्फोनाइल यूरियास है वो सबसे पहले इनिवेट करेगा एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, जिसके इनिवेट करने से मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन हो जाएगा और मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन की वजह से कैल्शियम आयन की ओपनिंग हो जाएगी। जो कैल्शियम चैनल है मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन की वजह से ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा, जो कैल्शियम आयन है वो इंक्रीज हो जाएंगे इनसाइड ऑफ सेल्स, और ये जो कैल्शियम आयंस हैं वो रेगुलेट करेंगे या फिर इन्वॉल्व होंगे या फिर स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन सिंथेसिस। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो ये फार्माकोकाइनेटिक की अगर हम बात करें तो ड्रग ओरली लिया जाता है, ओरली एडमिनिस्टर्ड किया जाता है और हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन एंड हैव लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड दे आर मेटाबोलाइज्ड इन लिवर एंड एक्सक्रेटेड मेनली इन लिवर। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हाइपोग्लाइसीमिया, जीआई डिस्टर्बेंस लाइक नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एलर्जिक रिएक्शन, टर्टोजेनेसिटी। एंड यूज की बात करें तो सल्फोनाइल यूरियास आर यूज इन पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इंट्रैक्शन की बात करें तो सल्फोनामाइड एंड प्रोपेनोनॉल। तो याद रखना है इंट्रैक्शन सल्फोनामाइड एंड प्रोपेनोनॉल के साथ इस ड्रग को नहीं देना है। वेगोनाइड जिसमें कि मेटफॉर्मिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इट एक्टिवेट द एंजाइम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के का एक्टिवेशन करती है। सबसे पहले इट एक्टिवेट द एंजाइम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। दिस रिजल्ट इन डिक्रीज हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस। याद रखना है सबसे पहले एक्टिवेट करता है ये एंजाइम एएमपी को बोलते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। दिस रिजल्ट इन डिक्रीज हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड increase peripheral utilization of glucose in skeletal muscles and fat. This leads to increase in glycogen storage in the skeletal muscles। तो मेटफॉर्मिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो फर्स्टली इट एक्टिवेट द
एंजाइम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, जिसके कारण ये डिक्रीज करता है हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनिबेट करने का एक ही रीजन है, क्योंकि अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा तो ग्लूकोज का जो स्टोरेज है वो कम होने लगेगा, मतलब कि जो स्टोर ग्लाइकोजन है वो यूज होने लगेगा। इसलिए सबसे पहले इनिबेट करता है, डिक्रीज करता है हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस। हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनिबेट कर देता है और ग्लाइको जन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है और ग्लूकोज के अपटेक को या फिर ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करता है। जैसे कि मेटफॉर्मिन का इसमें इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। मेटफॉर्मिन का जो है सबसे पहले ये एक्टिवेट करता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम को, और ये डिक्रीज करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड इंक्रीज करता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड ग्लूकोज स्टोरेज इन मसल्स एंड फैट एंड लिवर। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटफॉर्मिन टेकन बाय ओरली एंड एब्जॉर्ब जीआईटी एंड एक्सक्रेटेड अनचेंज इन यूरिन। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो लैक्टिक एसिडोसिस एंड विटामिन बी वाला डिफिशियंसी इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। एंड यूजेस की बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज में इसका यूज होता है एलोन और इन कॉम्बिनेशन। मिग्लिटिनाइड एनालॉग एंड डीफिनाइल एलानिन डेरिवेटिव की बात करें तो इसमें रीपाजिलिनाइड एंड नेटजिलिनाइड ड्रग होते हैं। उनका जो सेम मैकेनिज्म होता है, बात करें तो सल्फोनाइल यूरियास। सल्फोनाइल यूरियास का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वही इनका सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। दे स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन रिलीज वाई क्लोजर ऑफ एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल इन बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट ऑफ पैनक्रियास एंड इंक्रीज करते हैं रिलीज ऑफ इंसुलिन ड्यू टू डीपोलराइजेशन। तो इनका सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो रिपाजिलिनाइड एंड नेटजिलिनाइड आर वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी ट्रैक्ट एंड मेटाबोलाइज बाय लिवर। थायाजोलिडोन्स डियोन्स, जिसमें फ्यूगिलेटाजोन ड्रग है। जो थियाजोलिडोन्स कैटेगरी की जो ड्रग हैं, इसमें प्यूगिलिटाजोन ड्रग है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये बाइंड टू न्यूक्लियर प्रोक्सीसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा PPAR प्रोक्सीसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा। तो याद रखना है बाइंड टू न्यूक्लियर PPAR गामा एंड एक्टिवेट करता है इंसुलिन रिस्पॉन्सिव जीन्स दैट रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। थर्ड की बात करें या फोर्थ की बात करें तो ये रिड्यूस करता है ब्लड ग्लूकोज बाय इंक्रीजिंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू। तो याद रखना है प्यूगिलिटाजोन ड्रग का जो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बाइंड टू न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रोक्सीसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा PPAR गामा एंड एक्टिवेट करता है इंसुलिन रिस्पॉन्स जीन्स दैट रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। फोर्थ, रिड्यूस करता है ब्लड ग्लूकोज वाई इंक्रीजिंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट
into muscles and adipose tissue। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो पियोग्लिटाजोन orally absorbs and absorb GIT tract and bond to plasma proteins 95% and metabolize in liver। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो सेम ही एडवर्स इफेक्ट हैं इसके जो पहले मैंने बताए थे। एंड यूज एलोन और इन कॉम्बिनेशन बेस सल्फोनाइल यूरियास एंड मेटफॉर्मिन इन पेशेंट्स विथ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो इसे सल्फोनाइल यूरियास के साथ या फिर मेटफॉर्मिन के साथ इसे कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन में यूज करने का अच्छा बेनिफिट ये मिलता है कि जो सल्फोनाइल यूरियास होता है वो इंसुलिन के सिक्रेशन को इंक्रीज करता है और इंसुलिन की बाइंडिंग को इंक्रीज करता है। और पियोग्लिटाजोन की बात करें तो ये जो ड्रग है वो ट्रांसपोर्ट को जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर होते हैं उनको इंक्रीज करता है, उनकी बाइंडिंग को इंक्रीज करता है या फिर ओपनिंग को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ये ग्लूकोज का अपटेक ज़्यादा होता है अपटेक और ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और स्टोर होता है इन एडिपोस एंड मसल्स एंड लिवर। जैसे कि हम बात करें इंसुलिन की, अगर इंसुलिन को इंजेक्ट कैसे किया जाता है तो इंसुलिन को इंजेक्ट करने के लिए डिवाइसेस इंसुलिन पेन का यूज किया जाता है। इंसुलिन पेन अब आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे। तो इनके थ्रू इंसुलिन को इंजेक्ट या एडमिनिस्टर्ड कर दिया जाता है। रूट की बात करें तो सब क्यूटेनियस रूट के थ्रू इंसुलिन को एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। इंसुलिन पेन जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। कुछ डिवाइसेस आती हैं जो एक इन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है जो सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू जैसे ही ज़रूरत पड़ती है और ये एडमिनिस्टर्ड कर देती हैं उतना इंसुलिन। तो ये डिवाइसेस जब भी जरूर इनका ये फ़ायदा रहता है जैसे कि इंसुलिन की जब भी कमी होती है बॉडी में तब ये अपने आप ही एडमिनिस्टर्ड कर देती हैं। और ये जो डिवाइस है मोबाइल कनेक्टिविटी के थ्रू ये कनेक्ट हो जाती है। जब भी ग्लूकोज का लेवल डाउन होता है, जब भी ग्लूकोज का नहीं इंसुलिन का लेवल डाउन होता है बॉडी में तो इनका रिलीज हो जाता है। जैसे इंसुलिन ये रिलीज करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज अगर बॉडी में बढ़ जाता है तो ये डिवाइस ऑटोमेटिक इंसुलिन रिलीज कर देती हैं। तो इनका यही बेनिफिट रहता है, एक तो बार बार ये इसका मेजर करने की प्रॉब्लम बच जाती है कि ब्लड ग्लूकोज कितना लेवल है, चेक करने की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है और एडमिनिस्टर्ड करने की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। एक ही बार ये लगा दी जाती हैं बॉडी के पार्ट में और उसके बाद जब भी ज़रूरत होती है इंसुलिन रिलीज हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया ये डिवाइसेस कनेक्टेड हो जाती हैं फ़ोन में तो बताती रहती हैं कि कितना ग्लूकोज या फिर इंसुलिन का लेवल है। जब भी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है ये डिवाइस ऑटोमेटिक रिलीज कर देती है इंसुलिन। जैसे कि कुछ आयुर्वेदिक उपचार हैं डायबिटीज़ के, तो जैसे कि एलोवेरा डायबिटीज़ में यूज होता है, अच्छा इसका बेनिफिट है, आयुर्वेदिक इसका उपचार है। और जैसे कि कुछ योगा एक्सरसाइज वगैरह इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है योगा एक्सरसाइज से या फिर मॉर्निंग वॉक, इम्प्रूवमेंट होता है, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट होता है। कुछ पेशेंट के जो देखे गए थे स्टडी में इम्प्रूवमेंट हुआ था। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड